मारो रण में रक्त उबल जावे, मारो चेतक धरा ने पलटावे, केसरिया रग रग में। लोकतंत्र की सफलता के लिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे ये पिछले साल आ गया है लेकिन फिर वापस रिपीट होकर आ सकता है। लोकतंत्र की सफलता के, देखिए अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो वैसे ही आपका ये बड़ा क्वेश्चन है, वैसे ही वापस फिर करना है, जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न प्रकार से हैं, जिसमें जो पहली नंबर 1 जो है शांति तथा व्यवस्था। नंबर जो 2 है वो इसमें आपकी जो दी गई है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और नेक्स्ट तीसरी जो है आपकी, इसमें ये भी 4 ही लिखने हैं आपको, 4 ही नंबर का क्वेश्चन है आर्थिक समानता की स्थापना। नेक्स्ट चौथा जो पॉइंट है शिक्षित व जागरूक जनता। ठीक है, वैसे 4 पूरे हो गए। और एक और लिख सकते हो आप योग्य व निष्पक्ष। निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए, यानी कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। ठीक है, तो देखिए ये 5 पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। ठीक है, आपको इनमें से कोई सी भी 4 बतानी है। सबसे पहले किसी भी देश में लोकतंत्र को अगर सफल करना है तो उस देश में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र जब भी सफल हो सकता है जब उस देश में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, वो देश में शांति हो, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, पक्ष विपक्ष सभी लोग एक साथ काम करते हो, तभी लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र की पहली जो सफलता है, उसकी जो परिस्थिति है सफलता के लिए, वो है शांति तथा व्यवस्था। दूसरी बात है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो होना चाहिए उस देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफलता अगर आपको सफल करनी है, क्योंकि अगर देश के लोग पढ़े लिखे होंगे, सुदृढ़ उनकी अर्थव्यवस्था होगी, कोई व्यक्ति ज़्यादा गरीब नहीं होगा, सभी अच्छे पैसे वाले होंगे, तो और सभी लोगों को काम मिलेगा, तो वो लोग गलत काम नहीं करेंगे, यानी कि अपना वोट नहीं बेचेंगे। बहुत सारे लोग गरीब लोग होने की वजह से अपना वोट बेच देते हैं, और उनका वोट बेच देने की वजह से कुछ सामाजिक तत्व जो होते हैं नेता, वो चुन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए उस देश की। उस देश की महत्वपूर्ण जो मजबूत अगर राष्ट्रीय व्यवस्था होगी तो वो देश अधिक तरक्की करेगा, अधिक सफल होगा। तीसरी आर्थिक समानता की स्थापना, ये भी लोकतंत्र की सफलता के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो है महत्वपूर्ण परिस्थिति है। आर्थिक समानता का मतलब होता है देश में अमीर और गरीबों के बीच में ज़्यादा खाई नहीं होनी चाहिए, अमीर और गरीबों के बीच में ज़्यादा दूरियां नहीं होनी चाहिए, अधिकतर लोग इतना भी ज़्यादा पैसे वाले नहीं होने चाहिए और अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब कुछ लोग ज़्यादा थोड़ा सा पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में ज़्यादा खाई नहीं होनी चाहिए। कहने वाला खाई का मतलब दूरियां नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर लोकतंत्र को सफल करना है, उसको सफल बनाना है, तो उसका जो तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य जो है वह है आर्थिक समानता की स्थापना। अधिक से अधिक लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, और उस देश में अगर जो है आर्थिक स्थिति समान है
ठीक है। किसी के पास 100 रुपये हैं और किसी के पास 90 रुपये हैं तो चल जाएगा, लेकिन किसी के पास 100 रुपये हैं और किसी के पास 1 रुपया है तो उस देश की में ऐसा लोकतंत्र क्या नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, शिक्षित व जागरूक जनता। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए भी आवश्यक परिस्थिति है शिक्षित व जागरूक जनता। वहाँ की जो जनता है वो शिक्षित व जागरूक होनी चाहिए, ठीक है। अगर जनता शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, जागरूक होगी तो वो सही गलत का जल्दी फैसला कर लेगी। अगर कोई सरकार या कोई नेता गलत काम करता है तो जो है गवर्नमेंट उसको, जो जनता है उसको 5 साल बाद फिर हटा सकती है। तो इस प्रकार से शिक्षित व जागरूक जनता का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 5वां, योग्य एवं निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। अगर लोकतंत्र को सफल करना है तो उसके कर्मचारी योग्य होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, वो किसी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र जब ही सफल हो सकता है जब इसमें भाई भतीजेवाद की प्रक्रिया नहीं हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ जो हैं वो योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र का भी होना चाहिए। यहाँ पे चाहे जो पैसे वाला व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति अगर कार्य के लिए जाता है तो तुरंत उसका काम होना चाहिए, कर्मचारी उसका तुरंत काम कर दें तो वहाँ पे लोकतंत्र सफल हैं। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हो गया अपना। और एक और 4 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन समाप्त हो रहा है। 4 छोटे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और 4 ही बड़े क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसे मिला के 5 नंबर का लेसन अपना जो समाप्त होता है यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके सिद्धांत है जिनमें से कोई से भी 2 सिद्धांत दिए जाएंगे और उन पर टिप्पणी पूछेगी 2-2 नंबर के। निम्न पर चौथा जो क्वेश्चन आपका वह है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें है एक है, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। और दूसरी जो टिप्पणी लिखनी है आपको वो है, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, दोनों पे टिप्पणी लिखनी है, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत पे और लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत पे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। उदारवाद, यहाँ पे एक शब्द है उदारवादी। उदारवाद का मतलब होता है, उदारवाद अंग्रेजी के लिबरेटी शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। ये सिद्धांत ये कहता है कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये पश्चिमी विचारक के पश्चिमी सिद्धांत है। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत है वो पश्चिम से हैं, जिसके समर्थक मैंने एक छोटे क्वेश्चन में भी लिखा था। हॉब्स, लॉक, रूसो आदि जो इसके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है जिसमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, सभी लोगों का सही प्रकार से कार्य किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और दूसरा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। ये भारत में भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि हमने समाजवादी सिद्धांत ही अपनाया है। समाजवादी सिद्धांत का जो अर्थ होता है वो होता है कि समाज में रहने वाले, क्योंकि लोकतंत्र समाज से जुड़ा हुआ है, समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोगों को समान स्वतंत्रताएं मिले। इस प्रकार से ये लोकतंत्र का समाजवादी जो सिद्धांत है वो समाज में सभी लोगों को समान अधिकार देने के पक्ष में है, जहाँ पे गरीब और अमीर के बीच में, नस्ल के आधार पे,
जाति के आधार पे, किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर का इम्पोर्टेंट जो लेसन आपका 5वां वो समाप्त होता है। ये 4 आपको छोटे क्वेश्चन और 4 बड़े क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो लेसन है अपना 6ठा लेसन है, लेसन नंबर 6। ठीक है, और इसका नाम है केंद्र सरकार। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, और ये क्वेश्चन जो आएगा एक वो 7 नंबर का होगा। एक अथवा में आएगा। ठीक है, इस लेसन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। एक अथवा में आएगा और एक ऐसे आपका क्वेश्चन होगा। बहुविकल्प प्रश्न आता है ये 7 नंबर का, लेकिन कई बार इसमें 2 भागों में डिवाइडेशन कर देते हैं। वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है इसमें 7 नंबर का, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे संसद किसे कहते हैं, संसद के कार्य बताइए। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले राष्ट्रपति का है निर्वाचन को समझाते, राष्ट्रपति की योग्यताएं बताते हुए राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य बताइए। तो 2 नंबर का तो उसकी योग्यता दे दी और 5 नंबर का उसकी शक्तियां और कार्य दे दी। या डायरेक्ट वैसे भी पूछा जा सकता है, तो एक ही क्वेश्चन आएगा और 7 नंबर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही छोटा क्वेश्चन बनाया हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ पे छोटा क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप नहीं किया जाएगा, बड़ा ही क्वेश्चन आएगा इस लेसन से। और वो क्वेश्चन होगा सरकार का अर्थ बताइए। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, सरकार का अर्थ बताइए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में ये डाल दिया जाएगा छोटा क्वेश्चन। सरकार, राज्य जो होता है वो अमूर्त रूप होता है, राज्य दिखाई नहीं देता है, उसको दिखाने के लिए सरकार की जरूरत होती है। और वो सरकार जो होती है वो अमूर्त रूप को मूर्त रूप में बदलती है, यानी जो दिखाई नहीं देता उसको दिखाती है। तो कहने का मतलब राज्य जो होता है उसको मूर्त रूप देने वाले को क्या कहते हैं, सरकार। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखनी है। आपसे क्वेश्चन आया है सरकार, इसमें लिखना है राज्य एक अमूर्त संस्था होती है जिसको मूर्त रूप देने का कार्य जो करती है उसे हम सरकार कहते हैं।